लिए अन्य वीडियो भी बनाऊं और इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड। ये ब्लड जो है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे कि अभी न्यू पैटर्न में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो उसी बेस पे हम लोग ये वीडियो को बनाए हैं ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए। वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं बताने वाली हूँ जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सहायता मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड क्या होता है और कहाँ पे पाया जाता है। तो ये ब्लड क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त कहते हैं। ये सभी जंतुओं में पाया जाता है ना, सभी जीवित जंतुओं में ब्लड पाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, मानव शरीर के बारे में। तो देखते हैं इसका संगठन, मतलब कि ये कैसे बना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है। ये कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ये पाया जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी में, 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो और कितना इसका पीएच होता है, तो इसका पीएच होता है 7.4। इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4। तो देखिए हमारे ये जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हमारे मानव शरीर में कितने लीटर ब्लड भी पाया जाता है। तो कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। और पीएच मान में पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिए कि 7.4 क्या पाया जाता है, इसका पीएच पाया जाता है ना, पीएच मान होता है इसका। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं, इसका संगठन देखते हैं हम लोग। तो कि रक्त ये किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो देखते हैं ब्लड किससे मिलकर के बना होता है, तो प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा से। और ये रक्त कोशिकाओं से मिलकर के ये बना होता है। तो प्लाज्मा हमारे रक्त में कितना पाया जाता है, 55%। और रक्त कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं, 45%। तो रक्त कोशिकाएं क्या क्या है देख लेते हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तो ये क्या कहलाती है, रक्त कोशिकाएं कहलाती है। ये कितनी पाई जाती है हमारे ब्लड में, 45%। और ये प्लाज्मा है वो 55% पाई जाती है। प्लाज्मा को भी देख लेते हैं हम, ये किससे किससे मिलकर के बनी होती है, ये पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर बनी होती है। पानी किसमें कितना रहता है, 90% होता है। और अन्य पदार्थ जैसे कि हो गया यूरिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, या अन्य प्रोटीन हो गया, है ना। तो ये सब अन्य पदार्थ के रूप में 10% में मौजूद होते हैं। तो आप प्लाज्मा समझ लिए और रक्त कोशिकाएं समझ लिए। अब देखते हैं कि ये ब्लड में किस प्रकार से उपस्थित रहता है, मतलब कि आपको एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए ये हमारा एक ब्लड है। तो ब्लड जो तरल पदार्थ है, जैसे कि हम अभी बताएं कि पानी और अन्य पदार्थ क्या कहलाती है, प्लाज्मा होती है। तो ये जो तरल पदार्थ वो क्या कहलाएंगी, प्लाज्मा कहलाएंगी, प्लाज्मा। और देखते हैं हम लोग आरबीसी कैसे मौजूद रहता है। तो आरबीसी कैसे रहता है हमारे ब्लड में, ये गोल गोल आकार पे क्या पाया जाता है हम लोग के, आरबीसी। ये संख्या में बहुत अधिक होता है, तो ये क्या कहलाता है, आरबीसी कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी कैसे रहता है, ये डब्ल्यूबीसी इस प्रकार से रहता है और ये संख्या में सबसे कम पाया जाता है। ये देखिए आप सभी, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी। और क्या बच गया हमारे पास, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कहाँ पे रहते हैं, देखिए ये प्लेट्स इस प्रकार की आकृति में ये पाया जाता है, ये प्लेटलेट्स कहलाते हैं, ये प्लेटलेट्स हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक ब्लड में जो है इतने सारे चीज़ पाए जाते हैं, इतने सारे चीज़ों से मिल करके हमारा ब्लड बना होता है। जैसे कि प्लाज्मा हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स, ये सभी मिल करके किसका निर्माण करती है, ब्लड का निर्माण करती है। तो इतना आप समझ गए होंगे। आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें संगठन होता है रक्त का। तो इतना आप समझ लिए। अब इसको देखते हैं हम लोग, इसका मात्रा देखते हैं कि ब्लड में कितनी कितनी मात्रा में ये पाई जाती है। तो सबसे अधिक क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, 90%। आरबीसी कौन ब्लड में क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बाद डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है और सबसे अधिक किसकी संख्या होती है, आरबीसी की। अब आरबीसी, अब चलिए हम एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी को देखते हैं। आरबीसी को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो आरबीसी के बारे में जानते हैं। तो रक्त में 90% आरबीसी पाई जाती है, पहला पॉइंट है हमारा। तो जो हमने अभी देखा कि ये हमारा रक्त है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, आरबीसी पाया जा रहा है ना। तो ये कितना परसेंट होता है, 90%, सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है, 90%। अब इसका जीवन काल को देखते हैं। इसका जीवन काल मतलब कि कितने दिन तक ये जीवित रहती है। तो कितने दिन रहती है, 120 दिन ये जीवित रहती है। 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं जीवन के बाद इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, स्प्लीन, प्लीहा। इसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे रहती है। तो ये कहाँ पे रहती है,
स्टमक मतलब कि अमाशय के बगल में रहती है ना, आप सभी जानते हैं। आप इसको देख भी लीजिए, प्लीहा कहाँ पे रहती है, हमारे स्टमक मतलब अमाशय उसके बगल में रहती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरबीसी होता है ये कहाँ पे मरता है, प्लीहा में आकर के मर जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और इसे आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे आकर के इकट्ठा होता है ना, इसलिए इसे हम लोग इसका ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब इसकी मृत्यु हो गई, अब जब ये मर जाता है इसके बाद इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जैसे कि बोन मैरो आप सभी जानते हैं, हमारे हड्डियों के बीच जो जोड़ रहता है ना, वो बोन मैरो कहलाता है, मतलब कि अस्थि मज्जा। तो उसमें क्या होता है, इसका निर्माण होते रहता है। ये 120 दिन तक ये जीवित रहेगा, उसके बाद ये किसमें मरता है, प्लीहा में। प्लीहा में मरने के बाद फिर से इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में, मतलब कि बोन मैरो में। इतना आप समझ गए होंगे। और ये जो आरबीसी का कब्रिस्तान है ना, ये महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो आप इसको याद रखिए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और ब्लड बैंक में पूछा जाता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, आरबीसी तो किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। अब इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग इसके कार्य को देखते हैं। तो आरबीसी का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का संवहन, जो हमारे पूरे बॉडी में है ना, तो बॉडी में ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं है ना, नाक द्वारा श्वसन के माध्यम से, तो किसके माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा, तो किसके माध्यम से जाता है, आरबीसी के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से। तो इसका कार्य क्या होता है, O2 और CO2 का संवहन करती है। O2 को ग्रहण करेगी, फिर CO2 को क्या करेगी, हमारे शरीर से बाहर करेगी। ठीक है, ये समझ रहे होंगे आप। अब देखते हैं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, ये क्या करती है, इसको हम लोग HB से प्रदर्शित करते हैं। HB से ये क्या करती है, इसी की उपस्थिति का हमारा जो आरबीसी है ना, वो लाल रंग का दिखाई देता है। कौन से रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। इसी जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन क्या करता है, यही जो है हमारे O2 मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करती है। कौन करती है, हीमोग्लोबिन करती है। अब देखते हैं इससे कमी से होने वाले रोग, मतलब कि अगर हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाए है ना, आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो हमें हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला एनीमिया, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरक्तता भी बोलते हैं। जो हमारे बॉडी में भी हमने देखा ना, ये क्या है, आरबीसी गोल गोल है, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे आधा चंद्राकार हो जाता है। इसका जो गोल जो आकृति है ना, इस आकृति में बदल जाता है, तो ये क्या कहलाता है, एनीमिया रोग कहलाता है। इसे ही हम लोग अरक्तता भी कहते हैं। और पीलिया होता है, और क्या होता है, दूसरा पीलिया होता है, मतलब कि हमारे शरीर जो है पीला होने लगता है। हमारे अगर लाल रंग हमारे बॉडी में आरबीसी कमी होगा तभी तो हम पीला दिखने लगेंगे ना, तो ये क्या कहलाएगा, पीला कहलाएगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आरबीसी का सबसे पहले हमने देखा कि ये 90% पाया जाता है, और जो इसका जीवन 120 दिन, इस निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में, और मृत्यु प्लीहा में होता है। और कार्य क्या करती है, O2 और CO2 का संवहन करती है, और इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल होती है। और इससे कमी से होने वाले दो रोगों को हमने देखा कि एनीमिया और पीलिया। तो आप इतना समझ गए होंगे आरबीसी के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे WBC के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं WBC के बारे में। हमने अभी देखा आरबीसी के बारे में, अब WBC के बारे में देखते हैं। यहाँ पे WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल, मतलब कि सफ़ेद रक्त कणिकाएं। ये क्या होती है, सबसे कम संख्या में होती है। जो हमने अभी देखा ब्लड है ना, ब्लड हमने देखा, तो इसमें क्या होती है, सबसे कम संख्या में कौन सी रहती है, WBC रहती है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है, और ये क्या होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। ये हमारा आरबीसी है, अभी हमने देखा ये आरबीसी, और ये क्या है हमारा WBC, ये संख्या में कम होता है WBC, ये देखा। और इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है। ये 3 से 4 दिन ही जीवित रहती है, इसके बाद ये क्या होती है, मर जाती है। अब देखते हैं, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। ये क्या होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है। जो आरबीसी होते हैं उससे भी आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। और देखते हैं इसका निर्माण, इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। अब ध्यान रखिए कि इसका भी निर्माण बोन मैरो में हो रहा है, और आरबीसी का निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। लेकिन इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, रक्त में। अब ये इसका मृत्यु रक्त में हो रहा है, मगर जो आरबीसी है उसका मृत्यु कहाँ पे हो रही थी, प्लीहा में हो रही थी, स्प्लीन में, है ना। लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, रक्त में होती है। अब इसका कार्य देख लेते हैं। इसका कार्य क्या है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, मतलब ये हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, बढ़ाती है। और दूसरा क्या करती है, ये रोगाणुओं से भी हमारे शरीर को बचाती है। और तीसरा क्या कार्य होती है, घाव भरने का कार्य करता है। ये जो हमारे
WBC ये क्या करती है, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है। तो ये क्या करेगी, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, तो रोगाणुओं से बचाती है, घाव भरने का काम करती है ना, इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रांग करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी कमी से इसके क्या होता है, एड्स जो हमारे WBC है वो कमी रहता है तो एड्स हो जाता है, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। और साथ ही साथ और क्या होता है, ब्लड कैंसर भी होता है। जब हमारे शरीर में अगर WBC कम हो जाएगा तो हम लोग तो वैसे भी रोगाणुओं से क्षमता कम हो जाएगी, है ना, प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगा, तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हमें होने लगेगी। तो क्या क्या होता है, एक तो एड्स होता है और एक ब्लड कैंसर होता है। अब इसके प्रकार देखते हैं, इसके क्या क्या प्रकार है, एक तो लिम्फोसाइट है और दूसरा क्या है, मोनोसाइट्स है। तो ये जो मोनोसाइट्स है ना, इसे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, मतलब कि जो हमारे बॉडी है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन होती है, मोनोसाइट। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट। अब इसका कार्य देख लेते हैं लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, बीमारी से बचाना। लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, बीमारी से बचाना। और मोनोसाइट का देखते हैं, तो मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, घाव भरना। आप ध्यान रखिए, लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, बीमारी से बचाना, लेकिन मोनोसाइट का कार्य क्या होता है, घाव को भरने का कार्य करती है। ये जो है WBC का ये प्रकार है दोनों, तो दोनों क्या करती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। इतना आप समझ गए। अब देखते हैं कुछ नोट, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ये क्या करती है, विटामिन ए जो होती है ना, विटामिन ए ये क्या करती है, रक्त में WBC को बढ़ाती है। अगर हम विटामिन ए हम लोग लेते हैं तो ये क्या होती है, रक्त में इसकी संख्या को बढ़ाती है। WBC की संख्या वैसे भी हमारे शरीर में कमी होती है ना, तो हम लोग विटामिन ए अगर ज़्यादा संख्या में लेंगे हम लोग तो ये क्या करते हैं, WBC की संख्या को बढ़ाती है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। हमने अभी देखा RBC के बारे में कि इसकी संख्या और इसके कमी से होने वाले रोग, उसके बाद WBC के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट देखते हैं कि रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर ये होती है। हमारे जो ब्लड है, हमने देखा यहाँ पर हमारा ब्लड है उसमें इसकी संख्या कितनी होती है, 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। ये कौन होती है, प्लेटलेट्स होती है। इसमें हमने क्या क्या देखा था, ये प्लाज्मा है। चलिए एक बार और बना देते हैं इसको, ये प्लाज्मा है। और हमने देखा ये क्या है, सबसे अधिक संख्या में कौन रहते हैं, RBC रहता है ना, सबसे अधिक संख्या में, जो कि 90% रहता है RBC। देख लेते हैं 90% RBC कितना होता है, 90% होता है। और इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, WBC पढ़ा। इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, सबसे कम। अभी हमने देखा ये क्या है, WBC है। अब इसके बाद अब हम क्या बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स कैसा रहता है, ये है, इसकी संरचना ऐसे होती है। तो ये क्या कहलाती है, प्लेटलेट्स कहलाती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में देख रहे हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर ये होती है। अब इसका कार्य देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, रक्त के बहाव को रोकती है। जब हम कट जाते हैं कहीं पर, जब रक्त बहता है तो ये रक्त बहने को रोकने का कार्य कौन करती है, प्लेटलेट्स करती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, चिकनगुनिया और डेंगू बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में कमी होती है। जैसे अगर हमें कभी चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कमी होगी, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो किसकी कमी होगी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जब हम ऐसे बीमार पड़ते हैं। तो अब देखते हैं डेंगू। तो डेंगू जो है किसके कारण होता है, तो ये एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है। तो किस मच्छर के काटने से होता है, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अब चलिए हम एक एक इम्पॉर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं कि इसमें प्रोटीन किस प्रकार पाया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रोटीन क्या है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन किस में पाया जाएगा, ये प्लाज्मा में पाया जाएगा। ये वाला हमने अभी देखा कि ये पानी और अन्य पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। तो ये प्रोटीन किस में पाई जाएगी, प्लाज्मा में। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का जमाती है। जब हमारा शरीर कहीं पे कट गया तो क्या करेगी, रक्त का थक्का जमाएगी, मतलब कि जो बह रहा है उसको रोकेगी। वहाँ पर जो क्या करेगा, रक्त को जमा देता है, वो क्या कहलाता है, रक्त का थक्का कहलाता है, मतलब क्लॉट। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है क्या करता है, रक्त का थक्का जमा देता है, तभी तो रक्त जो बह रहा है वो बंद हो जाता है, रक्त का बहना। तो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन हो गया। अब देखते हैं प्लाज्मा के और क्या कार्य होते हैं। ताप का ये नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर में जो ताप है उसका नियंत्रण कौन करता है, प्लाज्मा करती है। और घाव भरने का कार्य भी कौन करता है, तो ये प्लाज्मा ही करती है। अब चलिए और आगे देखते हैं हिपेरिन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन किस में पाई जाएगी, तो ये प्रोटीन जो है प्लेटलेट्स में पाई जा रही है। ये प्रोटीन किस में पाई जा रही है, प्लेटलेट्स में। तो ये क्या करती है, रक्त को थक्का जमने से रोकता है। तो ये क्या करेगी, थक्का को जमने से रोकता है।
इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए कि रक्त का थक्का जमाती है और ये जमने से रोकती है। तो ये रक्त का थक्का जमाएगी कहाँ पे? हमारे शरीर के बाहर। जब रक्त निकल रहा हो तो उसको बंद करने के लिए क्या करेगी? ये प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती। लेकिन ये प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त है उसको थक्का बनाने से रोकती है। क्योंकि अगर शरीर के अंदर में थक्का जम जाएगा तो हमारा ब्लड तो सभी तरह जा नहीं पाएगा, है ना, जा नहीं पाएगा। तो इसके कारण हमारे अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो रक्त के हमारे बॉडी के अंदर जो है रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन प्रोटीन रोकता है। चलिए एक बार रिवाइज ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा है रक्त के संगठन में कि ये 5 से 6 लीटर पाई जाती है एक वयस्क मनुष्य में, और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त को हमने देखा कि ये 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। किससे किससे? प्लाज्मा से मिलकर के बनी होती है और रक्त कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। अब रक्त कोशिकाएं क्या क्या है? जैसे कि आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती है? रक्त बनाती है। अभी हमने देखा ये क्या है? एक ब्लड है। इसमें क्या क्या मिला है? ये क्या है? ये एक ब्लड है। इसमें क्या क्या हमने देखा? प्लाज्मा देखा, प्लेटलेट्स देखा, और ये क्या है? आरबीसी और ये डब्ल्यूबीसी। ये सभी चीज़ें तो हमने पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या देखा? प्लाज्मा है और आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये क्या है? एक ब्लड है। तो ब्लड में हम ये सारी चीज़ें मिलकर इसकी बनी होती है ब्लड। अब इसमें हम प्लाज्मा 55%, ये 45% इतना हमने देखा। और ये आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद प्लेटलेट्स की संख्या, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की संख्या। और सभी को हमने एक एक करके पढ़ा है कि हमने देखा ये 90% होता है इसकी संख्या, और इसकी संख्या सबसे कम होती है, और इसकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है। और 2 चीज़ों हमने देखा, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन। अब ध्यान रखिए, रक्त का थक्का जमाती है, रक्त का थक्का बनाती कौन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और हिपेरिन क्या करती है? रक्त का थक्का जमने से रोकती है हमारे शरीर के अंदर में। इतना आप समझ गए होंगे। अब ध्यान रखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।